ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांस्ड जावा में हम जो भी कंसेप्ट सीखेंगे, सर्वलेट सीखेंगे, जीएसपी हम लोग सीखेंगे, हाइबरनेट है, स्प्रिंग एमवीसी है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। उस सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम आईडीई कौन सा यूज हम करेंगे, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज हम करेंगे जहाँ पे हम एडवांस जावा के कोडिंग को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इक्लिप्स यूज हम करेंगे। तो इक्लिप्स के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इक्लिप्स सबसे बेस्ट है, तो हम इक्लिप्स ही यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें कि सर्वलेट की, अगर हम बात करते हैं तो सर्वलेट को रन करने के लिए हमें यहाँ पे एक सर्वर भी हमें चाहिए होगा। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डाउनलोड किया जाएगा, प्लस उसको किस तरीके से हम इंस्टॉल हम करेंगे, इक्लिप्स को सर्वर के साथ किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इक्लिप्स को डाउनलोड करना है और उसके बाद सर्वर हमें यूज़ करना है। तो सर्वर भी बहुत सारे अलग अलग सर्वर है, लेकिन सबसे जो बेस्ट हम यूज़ करते हैं वो है टॉमकैट। अपैची टॉमकैट भी इसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपैची टॉमकैट। तो ये जो चीज़ें हैं सर्वर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपैची टॉमकैट। और इक्लिप्स हम करेंगे कि जो कि इंटरप्राइज एडिशन का जो सॉफ्टवेयर होगा उसका हम यूज़ करते हुए यहाँ पे हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, उसका किस तरीके से उसमें एक सैम्पल सा प्रोग्राम हम किस तरीके से रन करेंगे, हर चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आ जाऊँगा गूगल के पेज पे। और गूगल के पेज पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है इक्लिप्स डाउनलोड। गूगल पे जैसे आप आ जाते हैं और इक्लिप्स डाउनलोड अगर आप करते हैं तो जो फर्स्ट जो इसका वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इक्लिप्स के लिए, वो है eclipse.org। इस फर्स्ट जो लिंक है इसको हम ओपन करेंगे। इस लिंक को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि गेट इक्लिप्स IDE 2022 कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। और यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन आपके पास जो दिख रहा है, जस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर से आपको एक और पेज आपको दिखाएगा और यहाँ से डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर डाउनलोड का जो ऑप्शन आपके सामने है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे ही आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, राइट लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में मेरे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से इसको देख पाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो कितना है, उस पे हर चीज़ डिपेंड करता है। और ये जैसे डाउनलोड हो जाता है इसके बाद का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आप इसका यूज़ अब आप किस तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये डाउनलोड हो के हमारे डाउनलोड फोल्डर में आ चुका है। और ये पर्टिकुलर जो फाइल अभी आप देख पा रहे होंगे इक्लिप्स INSTJRE Win64, ये जो डाउनलोड अभी कंप्लीट हुआ है। अभी इस प्रोसेस, ये जो पर्टिकुलर जो फाइल है ये एक इंस्टॉलर फाइल है। और इसी को हमें डबल क्लिक करते हुए यहाँ पे इक्लिप्स को हमें आगे का प्रोसेस हमें करना है। तो हमें क्या क्या करना होगा, इसको जस्ट हमें डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आएगा और ये ऑप्शंस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाएंगे कि आप इक्लिप्स इंस्टॉलर के हेल्प से आप कौन सा इक्लिप्स आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं पहले। इक्लिप्स इंस्टॉलर बाय ओम, यहाँ पे जो मैसेज आपको दिखा रहा है थोड़ा सा ये टाइम लेता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है, और वो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। और ये कुछ अभी आप जो इसको आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन यहाँ पे हो चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे लेके रखता हूँ ताकि आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। आई होप कि सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे, राइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि आपको देखने को मिलेगा इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स। जैसे कि अगर आप सिंपल सा कोर जावा का प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला जो इक्लिप्स है इसको आप यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको एक डायनामिक वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना है, जहाँ पे हम सर्वलेट की बात करते हैं, जीएसपी की बात करते हैं, या आप कोई भी वेब सर्विसेज की बात करते हैं, तो आपको कब हमेशा
आपको इंटरप्राइज जो है, सेकंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इक्लिप्स आईडीई फॉर इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ भी है। और ये फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे जहाँ पे आपको बता रहा है कि इक्लिप्स आईडीई फॉर जावा डेवलपर्स के लिए है, यानी कोर जावा के लिए आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो यहाँ पे है, ये हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है और इसी को लेना है। जब आप एडवांस्ड जावा पे आप काम करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेकंड ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल का आपको ऑप्शन आपको दिखा रहा है और बाकी सब कुछ यहाँ पे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्टॉल है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि प्रोसेस चलता रहे और फिर मैं चीज़ों को आपको समझाते रहूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको, आपके सिस्टम में अगर जेडीके नहीं है तो काम नहीं करेगा। कंपलसरी तौर पे जेडीके आप जरूर इसको इंस्टॉल करके लें। पहले जेडीके का जो भी अपडेटेड वर्जन है उसको आप इंस्टॉल कर लें सबसे पहले। और अगर आपने एडवांस जावा का सेशन में अगर आप बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कोर जावा समझते हैं, जेडीके को ऑलरेडी आपने इंस्टॉल करके रखे हैं। और उसके बाद फिर आप एडवांस जावा के लिए आप इक्लिप्स जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो कंपलसरी तौर पे जेडीके का जो भी अपडेटेड वर्जन है वो आपके सिस्टम में होना कंपलसरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 19 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन का जैसे प्रोसेस होता है और फिर हम इस पे डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि आप एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है। और वो जो सर्वर है, हम लोग जैसे कि मैंने भी आपको व्हाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया कि वो सर्वर जो हमें यूज़ करना है वो अपैची टॉमकैट यूज़ करना है। बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स हैं लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको रिजल्ट आपको मिलता है वो अपैची टॉमकैट से मिलता है। तो हम अपैची टॉमकैट को ही हम यूज़ हम करेंगे और उसको भी हमें डाउनलोड करना होगा। और उस इक्लिप्स को, ये जो हमने इक्लिप्स अभी जो इंस्टॉल हम करेंगे, अ, इसे हमें कॉन्फ़िगर करना होगा किसके साथ, सर्वर के साथ, ताकि आप सर्वलेट के प्रोग्राम को, जेएसपी के प्रोग्राम को या आगे आप स्प्रिंग एमवीसी के प्रोग्राम को आप बहुत ही आराम से आप रन कर सकते हैं। क्योंकि हमें सब कुछ सर्वर साइड में किस तरीके से करना होगा, तो कंपलसरी तौर पे आपके इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए अपैची टॉमकैट। तो सबसे पहले ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस को हम समझेंगे। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त नहीं लेगा पर थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही। तो थोड़ा सा पहले हम वेट करते हैं इसके लिए और फिर हम आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास लॉन्च का ऑप्शन है। तो आप डायरेक्टली इस पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जरूर आप दीजिएगा। डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड किस तरीके से है, लेकिन कंपलसरी तौर पे ध्यान रखें कि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहें, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। क्योंकि बहुत सारे फाइल्स इंटरनेट से वो डाउनलोड करके और फिर इसी को यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जो भी फाइल्स लगते हैं कुछ ना कुछ वो इंटरनेट से डाउनलोड करता है। तो इस बात पर ध्यान रखें कि इंटरनेट से कंपलसरी तौर पर आप कनेक्ट रहें। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो ये ऑप्शन है इस पर जस्ट मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने आएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। फर्स्ट टाइम ओपन होने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। और नीचे भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने में दिखेगा, जहाँ पे कि सी यूजर्स एडमिन इक्लिप्स यहाँ पे ये बन चुका है। और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क स्पेस को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, जैसा है जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे मैं रखता हूँ। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे ब्राउज करके आप डी ड्राइव ई ड्राइव कहाँ जहाँ भी आप प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्राउज करते हुए मैं चाहता हूँ क्या कि इसको मैं डी ड्राइव में कहीं पे भी और किसी और लोकेशन पे मैं इसको रखना चाहूँगा। तो सपोज मैं डी ड्राइव में ही मैं रखता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ। और फोल्डर में कर देता हूँ क्या, फोल्डर का नाम दे दिया मैंने एडवांस्ड जावा प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डी ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एडवांस जावा उसके अंदर में एक फोल्डर है एडवांस जावा प्रोजेक्ट। और यहीं पे ये चीज़ें को मैंने यहाँ पे जो वर्क स्पेस है मैंने इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लॉन्च पे मैंने क्लिक किया है और ये यहाँ पे ये आप देखेंगे कि स्टार्टिंग इक्लिप्स आईडीई आपको दिखाएगा। ये चीज आपको ओपन करके थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और कुछ इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे बिग स्क्रीन पे रखता हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे आप इसको प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वेलकम जो फाइल ओपन है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसने बताया हुआ है।
आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं, बट यहाँ पे इसको मैं वेलकम फाइल्स को फिलहाल यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। और कुछ इस तरीके से ये इसका जो इंटरफेस है इक्लिप्स आईडीई का, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। राइट। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए मैंने किस तरीके से डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉलेशन में क्या सब चीज़ें मैंने किया है, और वर्क स्पेस को चेंज करके आप किसी दूसरे लोकेशन पे किस तरीके से आप लॉन्च कर सकते हैं, और इस तरीके से ये ओपन होके कुछ इस तरीके से आपका आपके सामने में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें हम प्रोजेक्ट्स हम किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको देखना है ये है कि जब भी आप इस तरीके से आप ओपन करते हैं तो हम सर्वलेट के साथ हम काम करेंगे, जीएसपी को हम सीखेंगे। तो ये सभी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आपको कंपलसरी तौर पे सर्वर होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे सबसे पहले है मार्कर्स, फिर प्रॉपर्टीज है, और फिर सर्वर्स है। यहाँ पे जैसे सर्वर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा नो सर्वर, नो सर्वर्स आर अवेलेबल। आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं है, यानी यहाँ पे मुझे अपैची टॉमकैट जो सर्वर है उसे इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा, और फिर उसे हमें इस पर्टिकुलर मेरे इक्लिप्स के साथ हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे उसे देखिए। तो सबसे पहले तो हम उसको डाउनलोड करेंगे, तो मैं वापस से गूगल के पेज पे मैं आऊँगा, और जिस तरीके से मैंने इक्लिप्स को डाउनलोड किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे, आप सिंपली आप टॉम कैट भी लिख सकते हैं, टॉम कैट डाउनलोड। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी को मैं ओपन करूंगा। तो ये जो पर्टिकुलर अपेची टॉमकैट का जो वेबसाइट है यहीं से आप डाउनलोड आप कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउनलोड के नीचे वर्जन आपको दिखाएगा, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे अल्फ़ा एक लिखा हुआ है, इसको आप मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप 8, 9, 10 में से कोई भी आप यूज़ आप कर सकते हैं। 10 यूज़ कीजिए, 9 यूज़ कीजिए, 8 यूज़ कीजिए, सभी पे प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो मैं एक मिडिल का मैं यूज़ करूँगा, मैं 9 यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ 9 पे काफ़ी बेहतर तरीके से मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं 9 यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा। बट अगर आप 10 भी यूज़ करना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे 10 को ही मैं आपको यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगा। जैसे टॉम कैट 10 जो है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टॉम कैट 10 सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स का यहाँ पे ऑप्शन आपको, यहाँ पे जस्ट एक मैसेज आपको ऊपर दिखा रहा है। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। कर्सर पे फोकस कीजिएगा, बहुत सारे अलग अलग फाइल्स है। आप आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है, या आप मतलब किस ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप 32 बिट पे भी कभी काम करते हैं, 64 बिट वाला भी काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल जो मैं यूज़ करूँगा 32 बिट और 64 बिट जो है विंडोज़ सर्विस इंस्टॉलर, इसको अगर मैं करना चाहूँ, या जैसा कि मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा जो लैपटॉप है 64 बिट विंडोज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जस्ट इसको पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत ही फास्टली छोटा सा बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और ज़्यादा हैवी नहीं है, और ये डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। तो अब इसको इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको बताऊं कि इसको हमें इंस्टॉल नहीं करना है। तो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको वो चीज़ आपको बहुत ही आराम से समझने की ज़रूरत है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि जैसे ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस हो जाए तो इसका जो लोकेशन है उस लोकेशन पे पहले चले जाएं। और अगर आप उसको उसी लोकेशन पे रखना चाहते हैं या आप कहीं और उसको आप सेव करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रोसेस अभी बचा हुआ है, आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है डाउनलोडिंग का, तो थोड़ा सा हम वेट हम करेंगे थोड़ा सा। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, और ये जो आप साइन देख रहे हैं एरो का, जस्ट हम इस पे क्लिक करें करते हुए शो इन फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे शो इन फोल्डर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे पर्टिकुलर फाइल है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया है। इसको कॉपी करते हुए और मैं आ जाता हूँ डी ड्राइव में, राइट क्लिक करते हुए न्यू एक मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपेची टॉम कैट 10, जस्ट नाम दे दिया। और इसी के अंदर जाके मैं इसको यहाँ पे हम लोग इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये फाइल हमारे पास डाउनलोड किया, डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, नाम कुछ भी दे सकते हैं, और जस्ट हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है।
अब हम बात करते हैं कि इसे करना क्या है। इसे आपको अनजिप करना होगा क्योंकि ये जिप फाइल में है। तो राइट क्लिक यहाँ पे इसी को सेलेक्ट करते हुए आप इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो है एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये फाइल एक्सट्रैक्ट होके एक आपको कुछ इस तरीके से फोल्डर में आपको देखने को मिलेगा। और फिर इस पर्टिकुलर फोल्डर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे इक्लिप्स के साथ, जो ऑलरेडी हमने अभी इंस्टॉल करके ओपन भी करके रखा हुआ है। और उसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर अगर आप जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग फाइल्स हैं, बट इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है, बस एज इट इज इसको छोड़ दीजिए। और लेकिन ये ध्यान रखें कि हमने इसे कहाँ पे रखा है। मैंने डी ड्राइव में Apache Tomcat 10 नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे हमने जिप फाइल और अनजिप फाइल दोनों ही यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं वापस से आता हूँ अपने इक्लिप्स पे। तो इक्लिप्स पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सर्वर्स पे जरूर आप फोकस कीजिएगा। और कभी कभी क्या होता है कि सर्वर्स फोल्डर आपको नहीं भी देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है, तो आप कैसे आप ढूंढोगे कि कहाँ गया। अभी तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पे विंडो में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बारीकी से समझिएगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको मिलेगा विंडो। यहाँ पे हेल्प के जस्ट बगल में आप देखेंगे विंडो है। और विंडो पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो व्यू। और शो व्यू पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सर्वर्स मिलेगा। ठीक है। कभी कभी यहाँ पे भी आपको अगर देखने को नहीं मिलता है तो आप अदर पे जाके क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इसको नीचे वाले को सेलेक्ट करते हुए जैसे ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फिर से वो जो टैब आप जो हमारे पास सर्वर का था वो वापस से यहाँ पे आ चुका है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी कभी नहीं भी आपको देखने को मिले तो इस तरीके से आप ओपन आप कर सकते हैं। चलिए ये तो ओके हो गया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर सर्वर को यहाँ पे लिंक कैसे करना है। तो जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर सर्वर सर्वर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। अगर मुझे एक न्यू सर्वर यहाँ पे बनाना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा दो ऑप्शन आपको देख पाएंगे कि Apache एंड बेसिक, दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, Apache कोलैब पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऊपर भी आप देख पाएंगे सेलेक्ट द सर्वर टाइप। तो मैं यूज कर रहा हूँ Apache के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और मैंने जो यूज किया है, हमने जो रखा है 10.0 रखा है या 10.01 रखा है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो मैं एक बार वापस से उस फोल्डर पे जाऊंगा कि जो मैंने डाउनलोड करके रखा है वो 10.0 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मैंने डाउनलोड किया है वो 10.0.27 है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आपने 10.0 डाउनलोड किया हुआ है और आप वहां पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो 10.01 से, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस बात पे आपको ध्यान देते हुए काम करना है। इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक किया। तो मेरा जो मैंने जो डाउनलोड करके रखा है ये 10.0 वाला सर्वर है। तो इसको आप सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट जैसे आप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे लोकल होस्ट और ये सारा चीज ऑटोमेटिक वो ले लिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट इसको सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाता है नेम, जहाँ पे ऑटोमेटिक उसने ले लिया है कि Apache Tomcat वर्जन 10.0 आप यूज कर रहे हो, उसका नाम ऑटोमेटिक ले लिया है। बट यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या कि Tomcat इंस्टॉलेशन का डायरेक्टरी क्या है। मतलब आपने जो डाउनलोड आपने किया है Apache Tomcat को, जो कि सर्वर है, वो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में कौन सी लोकेशन पे है, वो लोकेशन आपको यहाँ पे बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करते हुए उस लोकेशन के साथ आप लिंक कर दें। हमने कहाँ पे रखा था, डी ड्राइव में ये वाला पर्टिकुलर चीजें था। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको आप सेलेक्ट कर लें। समझ में आया। इसको जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर किया, ऑटोमेटिक वो लोकेशन यहाँ पे ले चुका है कि डी के अंदर में Apache Tomcat नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में ये चीजें हैं, ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे ले लिया। तो आपको जस्ट बता देना है कि कहाँ पे आपने रखे हो उसे। और बस इतना काम करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये एक सर्वर का एक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो प्रोजेक्ट यहीं पे आएगा। अभी आप देख पाएंगे कि दो जो आपको बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, एक राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, और दोनों में कुछ भी चीजें लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या कि अभी हमने कोई भी इस पर्टिकुलर सर्वर पे किसी भी प्रोजेक्ट को मैं रन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने इसको कॉन्फ़िगर में कर रहा हूँ। तो अभी ये कम्प्लीटली ब्लैंक है।
और आगे जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो प्रोजेक्ट इसी के अंदर में सेव होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर होगा यहाँ तक? तो अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट ऑप्शन अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन डिसेबल हो चुका है। इसका मतलब यू नीड टू क्लिक ऑन फिनिश बटन। जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको टॉमकैट वर्जन 10 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो इक्लिप्स है उसके अंदर आपने सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर दिया है, ताकि अब आप बहुत ही आराम से सर्वलेट का प्रोग्राम हो या जीएसपी का हो या आप स्प्रिंग एमवीसी का प्रोग्राम हो, आप बहुत ही आराम से उसको आप रन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस और आपको करना होगा। वो क्या करना है, इसको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिलेगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद लोकेशन, यहाँ पे वर्क स्पेस मेटा डेटा बाय डिफॉल्ट रहता है, बट आपको स्विच करना जरूरी है। तो इसके सामने आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्विच लोकेशन। स्विच लोकेशन पे आप क्लिक कर दें और फिर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अप्लाई एंड क्लोज कीजिए। एक प्रोसेस कंप्लीट। सेकेंड प्रोसेस क्या करना है, इसी पे डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल ओपन होगा और उस फाइल में भी आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे भी अगर आपको देखने को मिलेगा यूज वर्क स्पेस मेटा डेटा, लेकिन हमें चाहिए क्या, टॉम कैट इंस्टॉलेशन का। तो ये जो रेडियो बटन है उसको नहीं करते हुए आप नीचे वाला जो है जहाँ पे लिखा है यूज टॉम कैट इंस्टॉलेशन, इसको आप टिक कर लें। और टिक टिक करने के बाद जस्ट आपको सेव करना है अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल एस आप करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, टॉम कैट ऊपर जो आपको देखने को मिल रहा है उससे जस्ट पहले छोटा सा एक एस्ट्रिक साइन आपको मिल रहा होगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमने जो कुछ भी चेंजेस किया है वो सेव नहीं हुआ है। और अभी आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस करना है। मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, ये एस्ट्रिक साइन निकल चुका है। इसका मतलब क्या, कि जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किया है वो सेव हो चुका है। और अब इसको आप क्लोज आप कर सकते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि कंप्लीटली जो है, अब आपका इक्लिप्स जो है, इक्लिप्स के अंदर टॉमकैट को आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है और अब आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप कंप्लीटली रेडी हैं। मतलब आपका सिस्टम जो है, जेडीके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं, इक्लिप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं, और आपने टॉमकैट को डाउनलोड किया और इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कॉन्फ़िगर करना है। और वो कैसे करना है वो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जैसे ये पार्ट यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे आपको एक सर्वर्स करके भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको उसका वर्जन वगैरह डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका हम फिलहाल अभी कोई यूज नहीं करेंगे, जैसे इसको हम मिनिमाइज करके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि प्रोजेक्ट हमें किस तरीके से बनाना है। तो इस तरफ कहीं पे भी आप देखेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपको देखने को मिलेगा, जो कि वो एक वर्क स्पेस है। और यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा इस तरफ कहीं पे भी, है ना, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के नीचे इस तरफ, इस लाइन के अंदर कहीं पे भी आप राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूं, नहीं, हमें डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें डायनेमिकली एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि एक वेब एप्लीकेशन होगा। और उसके लिए हमें डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम, कि प्रोजेक्ट का नाम आप क्या देना चाहते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया माई फर्स्ट वेब एप्स। आप जो भी नाम देना चाहें, मैंने जस्ट यहाँ पे ये दे दिया। इसके बाद आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि टारगेट रन टाइम, जैसे मैंने ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे रन होगा, वो सर्वर पे रन होगा। और सर्वर जो है अपेची टॉमकैट वर्जन 10 हो, इस चीज पे ध्यान दे के आप देखेंगे। कभी कभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये नन अगर सेलेक्ट हो गया तो फिर ये आप समझिए कि प्रोजेक्ट बनाएंगे लेकिन वो रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी उसको बताया नहीं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कौन से सर्वर पे रन करना है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ को पहले से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो टारगेट रन टाइम आप हमेशा इसको सेलेक्ट रखें। बाकी वर्जन वगैरह पे कुछ मत ध्यान दीजिएगा, सब कुछ जैसा है एज इट इज रखें। और नीचे आपको डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ तक क्लियर होगा क्या, कि यहाँ पे जस्ट आप जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, इसके बाद बताता है क्या कि यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर क्रिएट होगा, जहाँ पे जिसका नाम होगा SRC, उसके अंदर में मेन, उसके अंदर में जावा। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। और फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस बात पे ध्यान रखना है कि जब तक कि नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है वो एक्टिव है तो आप इसको इसी को क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
तो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे क्या करना है, हमें नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन को मैंने क्लिक कर दिया है और फिर यहाँ पे बताता है कि ये प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका मतलब आप अल्टरनेटिव ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट रूट, मतलब रूट फोल्डर जो हमारा है इस नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। और उसके अंदर में यहाँ पे आप एक वेब एप्स नाम का भी फोल्डर क्रिएट होगा। वो कैसे होगा वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपलसरी तौर पे याद रखें कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ये हमें कंपलसरी तौर पे चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टिक करना कंपलसरी है, इस पर टिक कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन जो आ रहा था वो अब डिसेबल्ड हो चुका है। इसका मतलब है कि आपको आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है, और जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे आपके लिए एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे आप, और ये प्रोजेक्ट आपके लिए बन चुका है। और अभी आपके स्क्रीन पे आप इसको देख भी पाएंगे, माय फर्स्ट वेब एप्स यहाँ पे बन चुका है। लेकिन इसको हम अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो और आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पे जस्ट उसके पीछे जो एक एरो साइन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें आप। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो अब बात ये है कि यहाँ पे SRC यहाँ पे है, बिल्ड है, जावा रिसोर्सेस है। सबसे पहले मैं जावा रिसोर्सेस में जाऊंगा, और जावा रिसोर्सेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा SRC मेन जावा, और यही फोल्डर वहां पे बना था, है ना, अभी जब मैं बना रहा था तो। और इसके अंदर में अभी कुछ भी नहीं है। तो सर्वलेट के लिए जो भी हम क्लासेस वगैरह बनाएंगे, सर्वलेट जब क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ हमें यहीं पे क्रिएट करना है। यानी कैसे क्रिएट करेंगे, एक मैं छोटा सा आपको क्रिएट करके आपको दिखा दूं। इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करते हुए आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू, और यहाँ से आपको क्लास क्रिएट करना है, या आप सर्वलेट क्रिएट करना चाहते हैं, नीचे आपको ऑप्शन सर्वलेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि क्लास क्रिएट करना है, जैसे क्लास पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे पैकेज का नाम क्या देना चाहते हो, मैंने कुछ ABC नाम दे दिया, है ना। यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, इसका जो नाम आप क्या देना चाहते हो, वो चीज़ें, क्लास का नाम आप क्या देना चाहते हो, मैंने दे दिया माई क्लास। और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्लास को आप क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सिंपल सा चीजें हैं जो मैं अभी यहाँ पे अगर क्रिएट करना चाहूँ, यहाँ पे जस्ट मैंने फिनिश कर दिया। और अभी आप यहाँ पे इस चीज को आप देख पाएंगे कि एक क्लास हमने यहाँ पे सिंपल सा एक नॉर्मल सा क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। आई होप कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए आपको HTML CSS की जरूरत होगी। तो उस वक्त आप कैसे काम करेंगे यहाँ पे, तो वो सब चीजें जो होगा वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको SRC फोल्डर आप देख रहे हैं, SRC के अंदर में मेन है। मेन के अंदर में दो पार्ट है, जावा है और वेब ऐप है। और वे जो आप सबसे लास्ट वाला जो आप देख पा रहे हैं वेब ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और ये इसी के अंदर में आप यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे वेब INF भी आपको देखने को मिलेगा और मेटा INF भी आपको मिलेगा। आपके काम का चीज है वेब INF। इस वेब INF के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक लाइब्रेरी, और एक मिलेगा आपको web.xml। लाइब्रेरी का क्या काम होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे web.xml को जरूर मैं ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करते हुए, तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आपको लगेगा यहाँ पे तो कुछ कोड है नहीं, लेकिन इसका भी दो अलग अलग पार्ट होता है। एक होता है डिजाइन, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, डिजाइन, और दूसरा होता है सोर्स। तो ये कुछ जो आपको जो दिख रहा है ये डिजाइन है, और सोर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको HTML जैसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ये XML फाइल होता है, इसका क्या यूज होगा काफी डिटेल में अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम रन करके आपको दिखाएंगे, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये web.xml फाइल दिख रहा है। और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा क्लास क्रिएट हमने कर लिया है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मुझे कोई HTML फाइल को अगर मुझे ऐड करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे सब ऑटोमेटिक ये सब फाइल्स बना हुआ है, कुछ कोड कोड जो है, कुछ ना कुछ कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज काफी कम है, बहुत छोटा है, जिसको कि थोड़ा सा रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अभी आपको विजिबिलिटी भी थोड़ा सा कम दिख रहा होगा अगर आप मोबाइल पे देख रहे होंगे तो इसका साइज हम किस तरीके से इंक्रीज हम करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप विंडो में जाएंगे, विंडो ऑप्शंस में सबसे लास्ट में आएंगे प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंसेस पे जब आप आते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जनरल। जनरल के अंदर में आपको दिखेगा यहाँ पे एडिटर्स आपको दिखेगा, और एडिटर्स के अंदर अगर आप आएंगे तो टेक्स्ट एडिटर्स आपको दिखेगा। और टेक्स्ट एडिटर
कि डबल क्लिक मैंने किया, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखने को मिलेगा कलर्स एंड फॉन्ट्स। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको फिर से यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉन्ट आपको दिखेगा। सबसे यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, कर्सर पे फोकस कीजिएगा और डबल क्लिक यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आप जितना आपको फॉन्ट साइज चाहिए, कैसा चाहिए, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं 20 सेलेक्ट कर देता हूँ। और आप यहाँ पे उसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी आप बोल्ड, इटैलिक कैसा चाहिए वो आप कर सकते हैं। मैं रेगुलर ही रखता हूँ, बस सिर्फ हम फॉन्ट का जो साइज है वो मैं 20 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज करते हैं। अभी आप यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि इसका जो फॉन्ट का साइज है ये बढ़ चुका है। और अभी आपको बहुत ही आराम से इसका विजिबिलिटी यहाँ पे भी आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। और यहाँ पे क्लास का भी जो है एक प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। आप में से कोई बोल रहे हैं कि फिर से रिपीट करने के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने क्या बताया कि विंडो पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, इसके बाद जो है जनरल में जाना था, जनरल के अंदर में कलर्स एंड फॉन्ट्स। और फिर जैसे उस पर डबल क्लिक आप करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया था। और यहाँ से टेक्स्ट फॉन्ट पे डबल क्लिक किया था। और जैसे आप डबल क्लिक करते हैं और फिर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। 20 था, मैंने 22 कर दिया है। और फिर ओके करते हुए अप्लाई कीजिए, अप्लाई एंड क्लोज कीजिए। और आपके सामने प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ फॉन्ट साइज बड़ा हो चुका है, जो कि आप बहुत ही आराम से उसको रीड कर सकते हैं। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे कि फॉन्ट के साइज को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इक्लिप्स में। चलिए, ये तो छोटी सी बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इसमें हम HTML फाइल को किस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी आपको HTML फाइल हो या CSS फाइल हो आपको ऐड करना हो, या जावास्क्रिप्ट का फाइल आपको ऐड करना हो, क्योंकि वेबसाइट को डेवलप करने के लिए ये सब चीजें आपको लगेगा, तो आपको करना क्या है कि वेब ऐप पे ध्यान से, वेब ऐप के अंदर ही वो सभी फाइल्स होने चाहिए। तो वेब ऐप पे राइट क्लिक आप कीजिएगा। और यहाँ पे न्यू करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं CSS का फाइल है, HTML फाइल है, JSP फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे फिलहाल अभी HTML को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट HTML फाइल यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया index.html। और यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए मैं फिनिश करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बना बनाया पूरा एक HTML का डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ चुका है। और अब यहाँ पे index.html में नाम दे दिया है। यहाँ पे टाइटल में कुछ यहाँ पे दे देता हूँ कि सर्वलेट लर्निंग, कुछ इस तरीके से कुछ भी नाम मैंने दे दिया है टाइटल के अंदर में। और बॉडी के अंदर में एक मैं H1 टैग ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी आर लर्निंग सर्वलेट। कुछ इस तरीके से एक मैसेज हम दे दिया। और कंट्रोल S से आप सेव करते जाएंगे, जो कुछ भी आप चेंजेस आप करते हैं आप उसको सेव करते जाएंगे। अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, इसका नाम हमने क्या रखा है, index.html, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और हमने अब इसको हम रन कर सकते हैं। रन करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, index.html मैंने जो नाम दिया है इसके पीछे भी कुछ कहानी है। और कहानी क्या है, web.xml जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्या कि एक सर्वर से ये लिंक होता है। कौन सी फाइल को सर्वर पे रन करना है उसका इंफॉर्मेशन web.xml फाइल के पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे कि वेलकम फाइल लिस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके अंदर में वेलकम फाइल्स में फर्स्ट जो लिंक अगर आप देखेंगे वहां पे बाय डिफॉल्ट, ये मैंने लिखा नहीं है आपके सामने, बाय डिफॉल्ट ये बन के आया है। यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ था, index.html। इसका मतलब ये है कि index.html नाम का अगर फाइल अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में है तो उसको वो रन कर देगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा नाम मैंने नहीं रखा था। इस जो HTML फाइल मैंने भी आपके सामने जो क्रिएट किया इसका नाम मैंने HTML index.html क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे भी उसने बताया कि सबसे पहले जो है वो क्या किसको रन करेगा, index.html फाइल को ही वो रन करेगा, इसलिए मैंने नाम वहां पे वही रखा है। मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम कुछ और रखूंगा और फिर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसको करना आपको बताऊं कि इसको हम रन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए रन हम कैसे करते हैं। आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं माय फर्स्ट वेब एप्स, सभी लोग देख पा रहे होंगे, राइट ना। तो यहाँ पे आपको उसी को सेलेक्ट करना है, यानी ये जो माय फर्स्ट वेब एप्स है उस पर राइट क्लिक आप कीजिएगा। और यहाँ पे रन ऑन सर्वर, क्योंकि सर्वर आपके पास आपने कॉन्फ़िगर करके रखे हो आप। लेकिन उससे पहले इस बात पे ध्यान देना है आपको, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ तो आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए टॉमकेट वर्जन 10 जो है यहाँ पे लोकल होस्ट पे ये जो सर्वर है ये भी स्टॉप्ड है, मतलब रुका हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे रखता हूँ और इस पे भी थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा।
और यहाँ पे मैं जब भी राइट क्लिक करता हूँ इस प्रोजेक्ट पे और रन ऑन सर्वर जब मैं करूंगा, तो यहाँ पे एक चीज पे आप लोग फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे बताएगा चूज एन एग्जिस्टिंग सर्वर, कि आप जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में या अपने इक्लिप्स में मल्टीपल सर्वर भी आप रख सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से सर्वर पे आप इसको रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट जरूर कर लें, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप यहाँ पे रन करने लगें। जैसे इस पे आते हो आप, इसको आप जरूर आप टिक कर लें, और टिक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। और ये जो कंटेनर था, जब मैंने Apache Tomcat को जब इंस्टॉल कर रहा था, तो उस वक्त आपने देखा था कि कंप्लीटली खाली था, ब्लैंक था। लेकिन अभी हमने एक प्रोजेक्ट रखा है, तो वही प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। राइट। आई होप कि इस चीज को अभी आप समझ रहे होंगे कि उस टाइम सर्वर पे के पास हमने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रखा था, बट अभी मैं इस सर्वर पे एक प्रोजेक्ट रख रहा हूँ जिसका नाम है माई फर्स्ट वेब एप्स। और ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अभी नेक्स्ट बटन काम नहीं कर रहा है, जस्ट आप फिनिश बटन पे क्लिक कर दें। और जैसे क्लिक करेंगे, मेरे कर्सर पे नीचे फोकस कीजिए, स्टार्टिंग आपको दिखा रहा होगा कि, और फिर ये एक्सेस मांगेगा तो अलाउ एक्सेस जरूर कर दीजिएगा। और अलाउ आप करते जाएंगे, और ये जैसे अलाउ आप करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है यानी index.html जो है फाइल, वो आपके ब्राउजर पे वो रन करके आपको दिखाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये अभी डायरेक्ट ये ओपन जो हुआ है, आप एक न्यू ब्राउजर में ओपन हुआ है, और यहाँ पे आप इसका आउटपुट आप देख पाएंगे। आई होप कि आप मेरे ब्राउजर को आप देख पा रहे होंगे। जहाँ पे मैंने टाइटल ऊपर सेट किया था सर्वलेट लर्निंग, और यहाँ पे आप देखेंगे लोकल होस्ट 8080। तो ये जो 8080 है, ये पोर्ट नंबर होता है किसका, एपेची टॉमकैट जो सर्वर हमें यूज कर रहा हूँ उसका। और ये बता रहा है कि उसके अंदर इसने माय फर्स्ट वेब एप्स को उसने रन किया है, जहाँ पे मैसेज हमने दिया था वी आर लर्निंग सर्वलेट। आई होप कि इस चीज को अभी आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे मैंने रन किया, तो बाय डिफॉल्ट जो है मेरे सिस्टम में जो ब्राउजर था उस पर रन कर दिया है। तो आप यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हो कि आप कौन से ब्राउजर पे आप रन करना चाहते हो। जैसे आप में से कोई फायरफॉक्स किसी का फेवरेट होगा, किसी का क्रोम होगा, किसी का ओपेरा होगा, तो वो भी ऑप्शंस आपको मैं बता दूं। तो मैं वापस से कोडिंग वाले यानी इक्लिप्स के पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे आप विंडोज में आप जैसे जाते हो, यहाँ पे विंडोज वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा वेब ब्राउजर। यहाँ पे देखो क्या क्या है, इंटरनल वेब ब्राउजर, डिफॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउजर जो अभी हमारा जो रन हुआ है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्रोम है। तो उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है क्रोम पे रन होना चाहिए, मैं अब इस पे टिक कर दिया हूँ। यानी अब अगर यहाँ पे विंडो पे फिर से मैं क्लिक करते हुए वेब ब्राउजर पे जाता हूँ, तभी मैं यहाँ पे आपको जो फिफ्थ फिफ्थ ऑप्शन जो है क्रोम, उसको मैंने टिक कर दिया है। अब सेम प्रोजेक्ट को मैं फिर से रन करूंगा, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन ऑन सर्वर जब मैं करूंगा, और फिर से हमें सेलेक्ट करना है, सर्वर को सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश करते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे ये जो हमारा है क्रोम, उस पर ये रन हुआ है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन से ब्राउजर पे आप आउटपुट देखना चाहते हैं, वो भी आप इक्लिप्स के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आई होप कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, एक जस्ट हमने आपको बताया कि रन किस तरीके से करना है। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अगर मान लीजिए कि अगर मैंने मैंने आपको ये बताया कि वेलकम फाइल्स यहाँ पे जो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में जो वेलकम फाइल्स है, जहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बाई डिफॉल्ट पहले से लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा है। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हमने बनाया, उसके अंदर में जो भी चीजें था वो रन करके आपको दिखा दिया। लेकिन क्या, अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे मैंने लिख दिया index1.html, अगर मैं करता हूं और सेव कर देता हूं, और अब अगर इस प्रोग्राम को रन मैं करता हूं, तो क्या index1.html नाम का कोई फाइल हमने क्रिएट किया है? तो डेफिनेटली हमने नहीं किया है। तो क्या ये रन होगा या नहीं होगा? क्या हमें एरर देगा? तो हम फिर से मैं इसको रन करूंगा, राइट क्लिक करना है, रन ऑन सर्वर हम करेंगे। यहाँ पे सर्वर को आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फिर आप फिनिश करते हैं। बोलेगा सर्वर को रीस्टार्ट करना है, मैं बोलूंगा हाँ रीस्टार्ट कर दो, उसमें थोड़े ना पैसे लगते हैं, स्टार्ट कर दो आप। और अब जब आप इसको आप देखेंगे आउटपुट आपको किस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा नीचे भी प्रोसेस हो रहा है, आप देख पाएंगे। और जैसे ये कंप्लीट होगा, अब आप देख सकते हैं, अब आपको क्या दिखा रहा है, HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड। यानी ये कंसेप्ट आपको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है कि जब भी इक्लिप्स के अंदर में आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में बाय डिफॉल्ट पहले से एक वेलकम फाइल्स दे के रखा जाता है। और सबसे फर्स्ट वाला जो फाइल होता है, अगर इस नाम का फाइल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यही नाम दे, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाया था, लेकिन इंडेक्स वन यहाँ पे कर दिया, तो इंडेक्स वन उसने सर्च किया इस पूरे प्रोजेक्ट्स में, तो उसको कहीं मिला नहीं, जिसकी वजह से वो आपको बताया कि फाइल नॉट फाउंड का एरर आपको यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अगर मैं बना दूं इंडेक्स वन का नाम का एक फाइल मैं बनाना चाहता हूँ मान लो, तो फिर से आपको कहाँ पे बनाना है, एचटीएमएल का फाइल हम कहाँ बनाएंगे, वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे एचटीएमएल फाइल बना दिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फिनिश आप कर दीजिए। अब इसका फाइल क्या नाम क्या हो गया, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एच वन टैग के अंदर में, वी आर इन इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल पेज, ताकि आपको समझ में आए कि यस इंडेक्स वन में जो हमने क्या मैसेज दिया था। और अब इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल हमने क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर कुछ मैसेज को भी मैंने प्रिंट कर दिया है, और वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में इंडेक्स वन ऑलरेडी मेंशन है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, जो हम अभी जो मुझे आउटपुट जो दिखाया था यहाँ पे एरर वाला जो मैसेज दिखा रहा था, अब मैं वापस से मैं यहाँ पे इक्लिप्स में आते हुए और इसको मैं फिर से यहाँ पे रन में करूंगा, और इस पे ध्यान रखें कि इसको जरूर सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब आप देखिए वी आर इन इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल पेज। तो अभी आपको ये भी समझ में आया होगा कि वेब डॉट एक्सएमएल फाइल का क्या सिग्निफिकेंट है, तो इस बात पे ध्यान देना है आपको। तो ये जस्ट आज के सेशन में मैं ये बताने की कोशिश किया कि इक्लिप्स को आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, एपेची टॉमकैट कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन लेना है, और उसे आपको इक्लिप्स में किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया जहां पे मैंने एक HTML फाइल रख के आपको बताने की कोशिश किया। HTML आप ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन वेब डॉट एक्सएमएल का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट है वो मैंने बताने की कोशिश किया। बाकी के फाइल्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे ये फाइल नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले फाइल को सर्च करता है। तो अभी आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप अपने सिस्टम में प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप इक्लिप्स को डाउनलोड कीजिए। इक्लिप्स में भी आपको बताया कि अलग अलग चीज़ें था, एक कोर जावा का पार्ट अलग था, एडवांस जावा के लिए अलग था, जहाँ पे इंटरप्राइज एडिशन वाला जो फाइल था सेकंड ऑप्शन जो था उसी को आपको डाउनलोड करना है। इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्लिप्स का जो इंटरप्राइज एडिशन को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, इस बात पे ध्यान रखें कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप कंपलसरी तौर पे इंटरनेट से कनेक्ट रहे थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आपने बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया तो प्रॉपर तरीके से वो इंस्टॉल नहीं होगा, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और फिर आपको टॉमकैट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे रन करना है, HTML का पेज किस तरीके से रन करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे हम लोग सर्वलेट का जो मैंने एक क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट किया है, एक जावा फाइल क्रिएट किया है, इसको हम किस तरीके से HTML फाइल से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ऑल क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म जरूर करें।